नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास है दोस्तों, रीट की क्लास है। रीट का मतलब है 31,000 जो टीचर्स की पोस्ट निकली हैं राजस्थान के अंदर, ये उसका पेपर है। यानी कि ये कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका जॉब का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, तैयारी भी जॉब वाली ही कीजिए। जब तक आप जॉब वाली तैयारी नहीं करेंगे, भाई नौकरी लगना मुश्किल है। और आजकल तो नौकरियां वैसे ही कम हो गई हैं। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में सीडीपी की क्लास है, ये 4th क्लास है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये मैं टॉपिक वाइज क्लास करवा रहा हूँ। विकास के आयाम जो हैं, इसका पहले भी एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है, तो आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा, रीट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं, चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है रीट लेवल 1 लेवल 2, उसमें जाके देखिए। उसमें आपको रीट के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। रीट लेवल 1 लेवल 2 इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। और देखिए, जो ये सीडीपी है, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही समान रूप से उपयोगी है। तो मित्रों, मेरा प्रयास ये रहेगा कि टॉपिक वाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करवाऊँ, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यूज़ ही आते हैं। तो उनको कैसे डील करना है, उसमें से कैसे आंसर आंसर निकालना है, इस चीज़ की हैबिट अगर आप में हो जाएगी तो आप बड़े आराम से पेपर में जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़ जाइए गौतम सी टेट क्लासेस के साथ। गौतम सी टेट क्लासेस के आगे लिखा हुआ है सब्सक्राइब चैनल पर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। क्योंकि अगर एक क्लास छूटती है और उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आ गया, तो आप समझिए आपका कितना बड़ा नुकसान हो जा। और ये बात तय है गारंटी से, रीट में भी जो मैं करवा रहा हूँ 50% यहीं से आएगा। और देखिए, अगर आप सिर्फ मेरी 15 से 20 मिनट की क्लास देख लेते हैं एक दिन रोज़, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, या मेरे चैनल पे आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि मैं खुद ही कहता हूँ कि यूट्यूब पे कम से कम टाइम बर्बाद करो। 2-3 चैनल पकड़ लो जो आपको लगते हैं कि आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करा सकते हैं। बस उस पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय वेस्ट करो, या आप यूज़ करो जैसे भी आप करना चाहते हो यूट्यूब पे। इसके बाद सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी ही आपको जॉब दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। शैशव अवस्था में शिशु होता है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, आत्मकेंद्रित, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो देखो दोस्तों, क्योंकि ये शैशव अवस्था की बात हो रही है, तो ये होती है आपकी 0 से लेके 6 साल तक। अब 0 से लेके 6 साल का बच्चा संवेगात्मक रूप से दृढ़ तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब तो उसके सारे संवेग डेवलप हो जाने चाहिए, हर संवेग को उसको पूरी तरह से उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो शैशव अवस्था में ऐसा नहीं होता, तो आंसर ये तो नहीं हो सकता। सामाजिक बिल्कुल भी नहीं होता है। सामाजिकता के लिए बच्चा बाल अवस्था की, जब लेट लेट जो उसकी बाल अवस्था होती है, उत्तर बाल अवस्था होती है, उसमें सामाजिक होना शुरू होता है। अब है आपका संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई संवेग होता ही नहीं। शैशवावस्था में 0 से लेकर 6 साल तक का बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करना जानता है। संवेग का मतलब जैसे प्रेम है, डर है, भय, ये सब संवेग हैं, तो इनको वो प्रदर्शित करना जानता है। ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल ही क्या कहते हैं अस्थिर होता है, तो ये बात भी इसमें गलत है। बच्चा होता आत्म केंद्रित। जो शैशव अवस्था होती है, जो शिशु होता है, वो आत्म केंद्रित होता है। उसको लगता है दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब मेरे लिए हैं। तो वो हर चीज़ को अपने हिसाब से देखता है और अपने हिसाब से डील करता है। अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करेगा तो करेगा, उसके मन की बात है। उसको लगता है सब कुछ मेरे लिए है, तो मैं क्यों शेयर करूं। तो बच्चा शैशव अवस्था में आत्म केंद्रित होता है मित्रों। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? जर्शील्ड, फ्रोवेल, स्टेनले हल या किलपैट्रिक? तो भाई ये किलपैट्रिक ने ऐसा बोला था कि जो बाल्यावस्था होती है वो प्रतिद्वंद की अवस्था होती है। और देखो, ऐसा भी होता भी है, यानी कि बाल अवस्था का मतलब है 6 से लेकर 12 साल तक की जो अवस्था होगी वो आपकी लगभग बाल अवस्था में इसको हम काउंट करते हैं। तो ये जो 11-12 साल का बच्चा होता है, एक्चुअली इसके साथ इतना प्रतिद्वंद शुरू हो जाता है कि इस अवस्था में वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, घर वाले उसको छोटा समझते हैं। तो इस चक्कर में बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो ये प्रतिद्वंद स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बात कही थी किलपैट्रिक ने। आंसर होगा 4th। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से असत्य बताना है। क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। तो भाई ये बात तो ठीक लग रही है, इसमें तो कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है।
क्रोध संवेग का विकास 8-9 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो ये बात भी ठीक है भाई। बाल्य अवस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है, जो किशोर अवस्था में अधिक हो जाता है। ये बात भी ठीक है। बाल्य अवस्था में जो बच्चा होता है ज़्यादा क्रोधी होता है, जबकि किशोर अवस्था में वो अपने संवेगों को प्रदर्शित करना सीख जाता है कि कब कौन सा संवेग प्रदर्शित करना है। तो पहली तो ये सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, तो इसका आंसर यही होगा। बाकी से देख लेते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड तो भाई बिल्कुल ही नेगेटिव है। ये दंड तो आपको बच्चे को देना ही नहीं है, बस उसको डील करना है, उसका कारण जानना है कि भाई वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। दंड नहीं देना है। ये आंसर फोर्थ जो है ये असत्य है, और यही आंसर रहेगा क्योंकि वो असत्य ही पूछ रहा है। बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है, यानी कि अपोजिट सेक्स जिसको बोलते हैं, कि विपरीत लिंगी बच्चा कब होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो भाई ये जो किशोर अवस्था है, इस अवस्था में जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। निम्न में से असत्य कथन बताना है। भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की व्यवस्था भय संवेग का एक कारण है। सही लग रहा है। किशोर अवस्था में सेक्स संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये होता क्या है कि भाई किशोर अवस्था में जो बच्चे के यौन अंग होते हैं वो डेवलपमेंट उनका शुरू हो जाता है, और जो भी उसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो भी किशोर अवस्था में आने लगते हैं। तो इससे बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, उसको लगता है यार ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो ये बात ठीक है। थर्ड देखेंगे, भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। ये जरूरी नहीं है। नवीन अनुभवों द्वारा बालक के संवेगों को पुनः प्रशिक्षण देकर भय का निराकरण किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। थर्ड गलत है, थर्ड आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होता है? देखो, जब वो अमूर्त की बात करें ना, तो प्याजे वाली स्टेज का ध्यान कर लेना। अब ये अमूर्त चिंतन की जो बात थी, प्याजे ने 4th स्टेज में की थी, और 4th स्टेज का जो समय था वो कौन सा था? 11 से प्लस जो स्टेज थी वो 4th स्टेज थी। अब देखेंगे शैशवावस्था में, ये वाली वो स्टेज नहीं है। बाल अवस्था के प्रारंभ में नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेज है वो 11 से प्लस है। तो ये जो 11 से प्लस है, ये बाल्यावस्था का प्रारंभ नहीं होगा, ये बाल्यावस्था का उत्तरार्ध होगा, यानी कि उतरती हुई। जब बाल्यावस्था उतर रही है, उतरेगी कब बाल्यावस्था? 11 से 12 साल में बाल्यावस्था उतर जाती है, और चढ़ना क्या शुरू हो जाता है? किशोर अवस्था चढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये थर्ड आंसर होगा। इसमें जो है बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब अगर आपको ये समझना है कि भाई ये अमूर्त चिंतन क्या होता है, प्याजे क्या होता है, तो चैनल पे जाना, एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स, इसमें प्याजे का वीडियो पड़ा हुआ है। 2 वीडियो हैं लगभग प्याजे के, देख लेना। इतनी आसान और बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है कि आपको ज़िंदगी भर के लिए जो है याद हो जाएगा प्याजे, जो कि इतना सबको परेशान करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था? थॉर्नडाइक, पावलव, पेस्टोलॉजी या वुडवर्थ? तो भाई ये पेस्टोलॉजी ने किया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, और अगर आप उनको रटना नहीं चाहते तो भी इसके लिए प्रॉपर आप अपनी साइकोलॉजी की किताब पढ़िए। और आप नहीं भी पढ़ सकते, अभी मेरे पास तो आ नहीं सकते, पता नहीं आप कहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो भाई इसको मैं ऑफलाइन क्लासों में इन सब चीज़ों को पढ़ाता हूँ। सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता आरंभ हो जाती है? आत्म नैतिकता की बात कर रहा है। देखिए, जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, और ये पहले और आखिरी लगभग इनके शिष्य ने भी ये बात कही थी। शिष्य में भी क्या है, इसकी लड़की ही थी अन्ना फ्राइड, उसने बोला था कि इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है, बच्चा शुरू से ही यौन क्रियाएं करता है और इन यौन क्रियाओं में आनंद भी लेता है। यानी कि कहीं ना कहीं जब बच्चा स्तनपान कर रहा होता है अपनी माँ का, तो वो अपनी भूख मिटाने के साथ साथ यौन जो उसकी इच्छा होती है उसकी भी पूर्ति कर रहा होता है। इस तरह की बातें इन्होंने की थी, तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में ये चीज़ें सही साबित हुई, और इसको हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने जो भी अवस्थाएं दी वो यौन के ऊपर आधारित अवस्थाएं थीं, जिसमें से उन्होंने कहा कि भाई आत्मनैतिकता की जो अवस्था है वो कहाँ पर शुरू होती है? तो 1 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, या 11 से 16 वर्ष।
तो ये 6 से जो 11 वर्ष की अवस्था है इसको उन्होंने सुषुप्त अवस्था कहा था। सुषुप्त अवस्था ये वो अवस्था थी जब बच्चे में जो यौन से संबंधित जो उसकी एक सोच होती है, जो उसकी क्या कहते हैं, जो इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल दब जाती हैं। इस अवस्था में बच्चा सुषुप्त अवस्था में स्कूल जाना शुरू कर देता है। 6 से 11 इस अवस्था में 6 से 11 की जो आयु है इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, और जो उसकी यौन संबंधी इच्छाएं होती हैं या जो वो सुख प्राप्त करता है अपने यौन क्रियाएं करके, उस उन सब चीज़ों की कहानी ख़त्म हो जाती है और वो सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। 6 से लेकर 11 की अवस्था जो होती है। फिर जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो दोबारा से उसकी जो हार्मोन चेंजेज आते हैं, बॉडी में चेंज आते हैं, तो यौन इच्छाएं फिर से जागृत होने लगती हैं। इस तरह की बात सिगमुंड फ्राइड ने की थी। तो इसका आंसर होगा 6 से 11 वर्ष। बाकी तो सिगमुंड फ्राइड जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से सीख ही लेंगे। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं भाई। सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान, इससे भी कुछ लेना देना नहीं। उक्त सभी का ज्ञान, ऐसा तो नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी टीचर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब उसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होगी तो फिर वो क्या करेगा, वो सही से बच्चे का मार्गदर्शन कर पाएगा। उसको ये बात पता रहेगी कि ये बच्चा क्यों जल्दी सीख रहा है, ये क्यों देर से सीख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे का मार्गदर्शन आप अच्छे से कर पाओगे, उसके लिए समायोजन आप अच्छे से कर पाओगे, बच्चे को समायोजन करना सिखा दोगे। तो इसलिए व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं इनका ज्ञान अच्छे और प्रभावी शिक्षण के लिए ज़रूरी है, टीचिंग के लिए ज़रूरी है। गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए? 6, 5, 4, 3। तो भाई इसका आंसर है फोर्थ। 3 वर्ग बनाए थे। इसको तो आप जब डिटेल में गिलफोर्ड पढ़ेंगे तो उसमें मैं पढ़ा दूंगा, हालांकि हल्का सा बता देता हूँ। आप PCO याद कर लो, प्रोडक्ट, कंटेंट और ऑपरेशंस, ये 3 वर्ग थे, और फिर उनको और बांटा, फिर 120 और पता नहीं क्या क्या कहानी हुई, वो सब गिलफोर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए कि 3 वर्ग बनाए थे। मैकडूगल व गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई? मैकडूगल भाई काफ़ी फेमस है संवेगों के लिए, और ये प्रश्न कई बार आता है और कई पेपरों में मैंने देखा है। इन्होंने जो संवेगों की संख्या बताई थी वो 14 बताई थी, यानी कि आंसर हो गया थर्ड। अब ये कौन कौन से संवेग थे ये हम भाई तभी पढ़ेंगे जब मैकडूगल और गिलफोर्ड का वीडियो अपलोड होगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, 206, 340 या 310? तो भाई जो नवजात शिशु होता है उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं, और ये 270 हड्डियाँ जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है तो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है यानी कि वयस्कता की तरफ जब जा रहा होता है, किशोरावस्था जब पार कर रहा होता है, बल्कि बाल अवस्था में ही ये जुड़ जुड़ के ये हड्डियाँ, इनकी संख्या 206 रह जाती है, जो बाद तक भी रहती है। हमारे अंदर भी 206 ही हड्डियाँ हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो बच्चे में होती हैं हड्डियाँ वो 270 होती हैं। धीरे धीरे ये आपस में जुड़ के इनकी संख्या 206 हो जाती है। वो कन्फ्यूज करने के लिए उसमें 206 भी दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम होती है, यानी कि कम होती है? भ्रूण अवस्था, किशोर अवस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था? तो भाई बाल्य अवस्था में जो शारीरिक गति होती है उसकी जो गति होती है वो कम होती है, और जो शैशवावस्था आपकी रहेगी, जैसे जो कि 0 से 6 साल आंकी जाती है, इसमें शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसके बाद यहाँ किशोर अवस्था में तेज़ी से होता है। बाल्य अवस्था में बच्चे में क्या चीज़ तेज़ होगी? इस अवस्था में बच्चा सीखेगा ज़्यादा, समाज के साथ ज़्यादा जुड़ेगा। शारीरिक विकास की जो तीव्रता उतनी ज़्यादा नहीं है। आपने देखा होगा कि इस उम्र में जो है बाल अवस्था में, यानी कि 6 से लेके और 11 या 12 साल तक, इस उम्र में बच्चे में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, जबकि जो 0 से 6 यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ और 6 साल तक, इसमें बहुत फ़र्क हो जाएगा। अगर हम लंबाई की भी बात करें तो बाल्य अवस्था में ज़्यादा लंबाई कुछ नहीं बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 इंच की लंबाई बढ़ेगी। इसके बाद किशोर अवस्था में फिर वो एकदम से लंबाई पकड़ लेगा, या जो उसका शारीरिक विकास है वो ज़्यादा होता है। तो जो बाल्य अवस्था होती है इसमें न्यूनतम होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, लेकिन न्यूनतम होती है इन चारों के मुकाबले। किसने कहा था बाल अवस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है? अब देखो भाई ये किसी की सेइंग है और पेपर में आती है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो जब सेइंग की बात आएगी यानी किसने कहा, तो भाई उसी का नाम बताना जिसने कहा। इधर उधर किसी और का नाम मत ले देना, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा जिसने कहा था, और अगर वो बुरा मान गया तो आपका एक नंबर कटवा देगा।
तो ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, इन्होंने ये बात कही थी। इसके लिए भाई मोटी सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोर अवस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोर अवस्था के संबंध में ये शब्द किसने कहे थे? बहुत ही फेमस हैं ये किसने कहे थे? स्टेनले हल ने कहे थे। इसको आप याद करें। तो मित्रों ये आज की क्लास थी, इसमें 15 सवाल हमने डिस्कस किए CDP के। मैं प्रयास करूंगा कि 15 की बजाय आप कम से कम 20 या 25 प्रश्न करवाऊं, ताकि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और मित्रों एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो MCQs हैं ये आप समझ लीजिए कि मैं आपको बिल्कुल क्रीम निकाल के दे रहा हूँ। आप इनको पढ़ के जाओ, ये आपको वहाँ ऐसे के ऐसे रखे मिलेंगे। और तो इसको आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सीरियसली ना लें, सीरियसली ज़रूर लेना है इन प्रश्नों को और उनको याद करो। और बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट रहता है हमेशा कि आपको सफलता भी मिलेगी। बाकी मित्रों आपका क्या स्कोर रहा है ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, और लोगों का भी भला होगा अगर आप शेयर करोगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि और बच्चे भी इसको पढ़ लेते हैं तो उनकी जो शंकाएँ होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो चलिए मित्रों, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।